बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप स्टोरी के साथ आपका मेज़बान अल्ताफ़ यानी हाजिर है और आज एक बार फिर जिस मौजू पर हम बात करेंगे ये मौजू तसलसल है हमारे पिछले प्रोग्राम्स का और मैं और आप हमेशा से देखते रहे हैं कि पाकिस्तान की बदलती हुई सियासी सूरत हाल शायद दुनिया की नज़रें हम सब पर हैं और हम किस तरह से इससे बहैसियत कौम नबर्द आज़मा हो रहे हैं, किस तरह से हमारे इदारे अपनी अपनी सही और कोशिशों में मसरूफ़ हैं और कौन कहाँ किस अंदाज से प्ले कर रहा है। ये तमाम चीज़ें हमारी सियासी रंग में ढलने की पूरी कोशिशें हो रही हैं, लेकिन कोई नतीजा खेज़ काम नहीं होने जा रहा, कोई नतीजा बरामद नहीं हो रहा, किसी नतीजे की तरफ हम पहुँच नहीं पा रहे। मन हैसुल कौम, क्या दुनिया में ज़िंदा रहने के लिए इसी किस्म के अवामिल ही हब रह गए हैं? ख़ास तौर पर अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं कि क्या हमारी मुआशी सूरत हाल, अगर मैं मुआशियात की बात करूं, पहले मैं चाहूँगा कि हमारी सियासी सूरत हाल से पहले हमारी मुआशियात पे बात कर लूँ, क्योंकि बड़ा गहरा ताल्लुक़ मईशत का सियासत के साथ होता है और जब सियासी डिसेबिलिटी होती है, सियासी तौर पर अगर हम डाउनफॉल जा रहे होंगे तो हो नहीं सकता कि हमारी मईशत ऊपर की सतह पर यानी कि ग्रेजुअली ऊपर जा रही हो, ऐसा हो नहीं सकता। और यही और किसी ने नहीं कहा, चाइना के सफ़ीर ने पाकिस्तान में आके ये बबांग दहल जो है वो फरमा दिया कि पाकिस्तान को अपनी अपनी अंदरूनी मामलात को सेटल डाउन करना होगा अगर इसने मईशत में अपने पहिए को मजबूती से और तेज़ी से आगे बढ़ाना है। तो कितनी बड़ी बात है कि एक पड़ोसी मुल्क हमारे मुल्क में आके हमें ये राय और मशवरा दे रहा है कि हमें किस अंदाज से आगे बढ़ना चाहिए, हमें सियासी सूरत हाल को किस अंदाज से कंट्रोल करना चाहिए और कैसे हम सियासी मामलात को मईशत के साथ जोड़ सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से गुज़िश्ता अदवार में मैंने और आपने देखा किस तरह से हमने सियासी सूरत हाल को मोनोपलाइज़ किया और मईशत को जिस अंदाज से हमने खुद मिलकर, हमारी सियासी अशराफिया ने मिलकर जिस अंदाज से जो धचके पहुंचाए हैं हमारी मईशत को, जिसका खमियाजा जो है आज पूरी कौम भुगत रही है। और हमें और आप देख रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पर देख रहे हैं कि शायद कोई चीज़ ऐसी नहीं रही कि वो आम इंसान के, आम आवाम की दस्तरस में रही हो। निकलता चला जा रहा है। एक ज़माना था जब गोश्त खा लिया करते थे महीने में एक बार, चिकन हो जाया करती थी महीने में 2 या 3 बार, लेकिन अब शायद वो आवाम जो चिकन और महीनों में एक बार गोश्त खा लिया करती थी, शायद अब उन्हें, मुझे नहीं लगता कि सालों में भी ये चीज़ें नसीब होंगी। मे बी के ईद उल अज़हा ये का वक्त आने वाला है तो इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नोच फरमा ली जाएं। ये है हमारा, यानी कि जिस मौजू पर मुझे बात करनी चाहिए और किस तरह से हम उस अवामी मामलात की तरफ निकल जाते हैं। मईशत पर बात कर रहा था मैं कि क्योंकि अवाम के साथ हम सब का नाता जुड़ा हुआ है, हम भी उन्हीं अवाम में से एक हैं, हम भी उन्हीं मिडिल क्लास अवाम में से एक हैं जिसका दर्द जिस तरह से हम खुद जो है वो सह रहे हैं, वही हम बयान भी कर रहे हैं। और यही आज की हमारी की नशिस्त का मौजू भी रहेगा कि मईशत कहाँ जा रही है। सियासी सूरत हाल को मईशत के साथ जोड़ना एक अहम तरीन नुक्ता इसलिए भी है कि जब हम सियासी तौर पर मुस्तहकम होते हैं, अपोजिशन और हुकूमत रियासत का अहम तरीन सुतून होते हैं। इससे किसी को इनकार नहीं, दुनिया का कोई ऐसा जमहूरी मुल्क नहीं होगा जहाँ पे अपोजिशन ना होती हो। लेकिन अपोजिशन का काम क्या होता है? अपोजिशन का काम नुक्ताचीनी या तनकीद बराए तनकीद नहीं, लेग पुलिंग नहीं होता, घसीटना नहीं होता, रुकावटें खड़ी करना नहीं होता, बल्कि नए आइडियाज़, गलतियों की निशानदेही करना और इस गलती को कैसे सुधारा जा सकता है, ऐसे मशवरे, ऐसी तजावीज़ हुकूमत के सामने रखना। और नो डाउट इसका अगर क्रेडिट लेना हो तो उसको लिया जा सकता है। इसके लिए एक बहुत बड़ा चंक जो है वो इन्हें मीडिया की सूरत में फराहम होता है कि वो अपनी इस बात को, जो इन्होंने हुकूमत की किसी गलती को पकड़ा है और उसको बेहतर करने के लिए हुकूमत मजबूर हुई है, तो यकीनी तौर पर ये पॉइंट स्टोरिंग होती है और इसका यकीनी तौर पर फ़ायदा जो है वो मिलता है।
मिलता है हमारी सियासी नशिस्तों में, सियासी सूरतों में, मीडिया की सूरत में, ये अपोजिशन को ये मामलात में बहुत सारी चीज़ों में अपर हेड मिलता रहता है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे अपोजिशन का मजमूई तौर पर किरदार जो है वो हुकूमत हासिल करना होता है। अब इस हुकूमत या इस गद्दी को, इस कुर्सी को हासिल करने के लिए जिस तगो-दो में हमारे अपोजिशंस रहती हैं, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इंतहाई मुश्किल तरीन कामों में से एक काम है कि आप जो है मुल्क को की मईशत को, मुल्क के वक़ार को दांव पर लगाकर मैं और आप अपोजिशन कर रहे हों, ये कहाँ का इंसाफ है। ये बड़ा मुश्किल तरीन कामों में से एक काम होने की वजह से होता ये है कि हम ना मईशत के रहते हैं और ना सियासत के रहते हैं। पाकिस्तान की मजमूई मुआशी सूरत हाल अगर देखा जाए तो इस वक्त 60 से 70% तक की महंगाई है। कहा तो ये जा रहा है कि 48%, 50% तक पहुँचे पिछले 1 सालों में, जो 12% हुआ करती थी। कहा यह जा रहा है पीटीआई की हुकूमत में, लेकिन यकीनी तौर पर मैं और आप जब बाज़ार में निकलते हैं, हम जो लोग पिछली कीमतों को आज की कीमतों के साथ मिलाते हैं, तो ये मजमूई तौर पर इसका जो इम्पैक्ट जो है वो 60 से 70% तक हो गया है। यानी कि एक 10,000 रुपया आपका अब 7,000 रुपये के करीब के आसपास, के 7,000 नहीं तो 5,000 के करीब हो गया है। यानी कि आपके पैसे की वैल्यू आधी हो गई है। डॉलर आपके और हमारे सामने है, और डॉलर जिस अंदाज से फ्लाई करता है उसी अंदाज से नीचे भी आता है। मौजूदा सियासी सूरत हाल जिसे मैं कहूँ कि केस दर केस, और इसमें फिर हुकूमतों के साथ साथ अदलिया का एक बहुत बड़ी आजमाइश जो है वो मैंने और आपने गुज़िश्ता दिनों में देखी है, जब चेयरमैन पीटीआई और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान को गिरफ़्तार किया गया। गिरफ्तारी की नौयत तो यकीन तौर पर हमारे मेहमानों से हम ज़रूर पूछेंगे और उनसे ये राय लेने की कोशिश करेंगे कि इसका सियासी पहलू क्या होगा, इसका जो है समाजी पहलू क्या होगा, इसका मुआशी पहलू क्या रहा। लेकिन ये मैंने और आपने देखा कि जो मुआशरत का सियासत के साथ क्या रिश्ता होता है, कि जब इमरान खान गिरफ्तार हुए तो कमोबेश 12-13 रुपए डॉलर में इजाफा हुआ, डॉलर की कीमत में 12 से 13 रुपए का इजाफा हुआ। और जैसे ही एक ही दिन यानी कि कमोबेश 52 घंटों के बाद इमरान खान जो है वो वापस होते हैं या उनकी रिहाई के रास्ते उस्तवार होना शुरू होते हैं, तो यही डॉलर उतनी ही कीमत के साथ नीचे आता है अपनी पुरानी सतह पर। ये क्या है? ये कौन से लोग होते हैं जो इस किस्म के हालात का फ़ायदा उठाते हुए डॉलर के रेट को एकदम ही ऊपर और फिर एकदम ही नीचे ले आया करते हैं? इसे कहते हैं कि सियासत का मईशत के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ होता है, और यही मुआशी सूरत हाल जब तक किसी भी मुल्क की कंट्रोल में नहीं होती, जैसे कि चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि जब तक हम अपनी सियासत को कंट्रोल नहीं करेंगे, हम अपनी मईशत को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। बड़ा गहरा ताल्लुक़ होगा इन दोनों चीज़ों का, कुलीदी किरदार है इन दोनों चीज़ों का आपस में। क्या हुआ बिहाइंड द कर्टन, क्या होने जा रहा है ऑन स्क्रीन, क्या हम देख रहे हैं, ये बिहाइंड द कर्टन जो होता है और जो ऑन स्क्रीन में और आप देख रहे हैं, क्या ये दोनों आपस में मुमासिलत रखते हैं या नहीं रखते हैं? यकीन तौर पर किसी माहिर तज्ज़ियाकार ही से हम इस बारे में राय भी ले पाएंगे, लेकिन इंतहाई शर्मनाक सूरत हाल कि दुनिया के ममालिक में और ख़ास तौर पर हमारे पड़ोसी ममालिक से जिस अंदाज की दौड़ में मैं और आप शरीक थे, पाकिस्तान जिस दौड़ में अपने पड़ोसी ममालिक के साथ शरीक था, भारत की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, अफ़गानिस्तान की बात करूं, यकीन कीजिए हम बहुत पीछे रह गए। बदकिस्मती है कि हम बहुत पीछे रह गए, और अब शायद इन तक पहुंचने के लिए भी हमें बड़ी तगोदो करनी पड़ेगी। ख़ास तौर पे अगर मैं पड़ोसी मुल्क भारत की बात करूं तो उसने अपनी मईशत को हमें मुख्तलिफ हीले बहानों के साथ मुख्तलिफ चीज़ों में उलझाए रखने के बाद ख़ुद इतनी तेज़ी से आगे बढ़ता गया कि आज दुनिया में एक सेमी सुपर पावर बनने की कोशिश में मसरूफ़ है, और कम अज़ कम इस खित्ते का, इस रीजन का तो सुपर पावर बनने की पूरी सलाहियत अपने नाम कर चुका है। और शायद इस पे मुझे और आपको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। ये रास्ता हमने ख़ुद फराहम किया है, ये हमने अपने हाथों से प्लेट में रखे अपने पड़ोसियों को दिया
कि ये लीजिए और आप आगे बढ़ जाइए, हमें नहीं रहने दीजिए, बल्कि यहीं नहीं रहने दीजिए, हमें और पस्ती की जानिब धकेल दीजिए। और यही हमने अपने साथ किया। और आज जिस सतह पर, मुआशी सतह पर और सियासी सतह पर मैं और आप खड़े हैं, दुनिया हम पे हंस रही है। ये मैं मजाकन बात नहीं कर रहा। यकीन कीजिए, दिल, ये बात करते हुए दिल जो है वो बड़ा अफसुर्दा सा हो जाता है, लेकिन ये बात तय है कि दुनिया हम पर हंस रही है। और हमें जिस अंदाज से पुकारा जा रहा है, हमें जिस अंदाज से देखा जा रहा है, सोशल मीडिया में जिस अंदाज से हमें प्रोजेक्ट किया जा रहा है, गो कि आजकल तो सोशल मीडिया पर तक पहुंचना ही कमोबेश, पाकिस्तान में तो सोशल मीडिया पर पहुंचना बड़ा ही मुश्किल तरीन जो है वो एक मार्का हो गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर कुछ पाबंदियां हैं जिसके बायस मैं और आप आसानी के साथ सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं कर पा रहे। लेकिन ये बड़ी ही मुश्किल तरीन सूरत हाल है। इन सूरत हाल से निकलने के लिए मुझे और आपको बहैसियत पाकिस्तानी कितनी मेहनत करनी होगी, किस अंदाज से हमारे इदारों को सोचना होगा कि उन इदारों ने, जिन्होंने पाकिस्तान की बागडोर संभाली है, जिन्होंने पाकिस्तान को अपनी हिफाजत में रखा है, जिन्होंने पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, जिन्होंने पाकिस्तान के को कानून फराहम करना है, इंसाफ फराहम करना है, उन इदारों को मिल बैठ कर सोचना होगा कि अब बहुत हो गया। हम सबको मिलकर एक टेबल पर, और पाकिस्तान की सियासी क़ुव्वतों को भी देखना होगा कि लड़ाई दर लड़ाई तो बहुत हो गई, लेकिन अब हमें मिलकर बैठकर एक ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी होगी, आपस में भाईचारगी के साथ किसी एक नतीजे पर पहुंचना होगा। गो के आइन और क़ानून हमें इजाज़त देता है कि हम उसके अंदर रहते हुए, आइन और क़ानून की पासदारी करते हुए कोई ऐसा फार्मूला तैयार कर लें, फार्मूला तैयार कर लें कि मईशत हमारी, सियासत हमारी मुस्तहकम हो तो मईशत मुस्तहकम होगी, और मईशत मुस्तहकम होगी तो यकीनी तौर पर हमारी आवाम, जिसका मुझे और आपको बेइंतहा दर्द इसलिए है कि हम उन्हीं आवाम में से हैं। तो आवाम को रिलीफ देने के लिए, आवाम को भेड़ बकरियां ना समझते हुए, इन्हें एक अशरफुल मखलूक़ात का जो है वो सिंबल समझते हुए किस तरह से हम इनको आगे बढ़ा सकते हैं, यही किस तरह से हम इनको रिलीफ दे सकते हैं, इसके लिए बात होगी। और यकीन तौर पर जब तक, मैंने फिर कहा कि सियासी सूरत हाल को मईशत के साथ जोड़कर नहीं देखा जाएगा तो हम सियासत ही खेलते रहेंगे, और मईशत की दौड़ में अपने साथी मुल्कों से, अपने पड़ोसी ममालिक से हम इतने पीछे रह जाएंगे, शायद इन तक पहुँचने के लिए भी हमें साल नहीं दहाइयाँ चाहिए होंगी। नाज़रीन, कुछ ही देर में वक्फे के लिए कहा जा रहा है, कुछ ही देर में मेहमान, हमारे साथी मेहमानों को, तज्ज़ियाकारों को हम आपसे बात कराएंगे, और जिन सवालात का अब तक हमें जवाब नहीं मिल सका, हम उनसे जवाब लेने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान की मौजूदा सियासी मंजरनामे को देखेंगे, और मुआशी सतह पर हम कहाँ खड़े हैं इससे भी बात होगी। हमारे साथ रहिएगा, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। वक्फे के बाद मैं हाजिर हूँ अल्ताफ बयानी टॉप स्टोरी के साथ। और वक्फे से पहले मैंने आपसे कहा था कि जिन सियासी और मुआशी हम आहंगी की ज़रूरत है इस पाकिस्तान में, इस पर यकीनी तौर पर हमें पूछना होगा हमारे माहिरीन से, हमारे माहिर तज्ज़ियाकारों से। तो मेरे साथ यकीनी तौर पर आप जानते हैं, हम सबके जाने पहचाने मुमताज़ तज्ज़ियाकार, और यकीनी तौर पर मैं और आप यूट्यूब चैनल पर इन्हें रोज़ाना देखते हैं और इनको फॉलो करते हैं। मोहतरम मेजर हारून रशीद साहब मेरे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम एंड थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया मेजर साहब हमारे साथ रहने के लिए। और यकीनी तौर पर जिस अंदाज से आपका यूट्यूब चैनल और आपकी तज्ज़ियाकारी के चर्चे हैं, यकीनी तौर पर आज के मौजू को भी हमने इसीलिए चाहा कि आपसे कुछ माहिराना राय ली जाए। कि पहले तो मैं चाहूँगा कि सियासी सूरत हाल का मुआशी सूरत हाल पर कितना असरअंदाज होता है, क्योंकि इसकी वजह मैं ये बता रहा हूं कि चाइना के सफीर ने पाकिस्तान में आके अपने प्रेस टॉक के अंदर ये कह दिया कि जब तक पाकिस्तान अपनी सियासी सूरत हाल को कंट्रोल नहीं करेगा वो भूल जाए कि वो मुआशी तौर पर तरक्की के काबिल होगा। कैसे समझते हैं सर आप? देखें,
सबसे पहले ना कोई भी इन्वेस्टर होता है दुनिया में कहीं पर भी, आपको पता है दुनिया में सबसे डरपोक कौम जो होती है ना, वो कोई नस्ल वो नहीं होती है। दुनिया में सबसे डरपोक कौम वो होती है जो बिजनेसमैन होते हैं। उसका कोई ना रंग होता है, ना नस्ल होती है, ना कुछ होती है, वो सिर्फ बिजनेसमैन होते हैं। बिल्कुल। और उसको सबसे ज्यादा अपनी सबसे पहले ना अपनी रकम की सिक्योरिटी का ना मसला होता है। बिल्कुल सही। अब आप देखेंगे जब सियासी सूरत हाल जिस मुल्क के अंदर अफरा तफरी हो, एक आदमी फैक्ट्री अगर इंस्टॉल करना चाह रहा हो, उसको पता है कि मैं फैक्ट्री इंस्टॉल कर दूंगा, फिजिबिलिटी भी सब कुछ है, एक्सपोर्ट भी है, सब कुछ है, लेकिन वो हंगामों की वजह से वो फैक्ट्री बंद रहे, या उसकी फैक्ट्री में कुछ ना हो, उसके बाहर आने जाने के लिए रोड है वो बंद रहे, या उसको जो कनेक्टिविटी है इंटरनेशनल मार्केट में काम करने के लिए यूट्यूब, इंटरनेट सब कुछ बंद रहे, तो वो कैसे काम करेगा? बिल्कुल सही। तो जब वो काम नहीं करेगा तो पहले तो उस बात को सोचेगा ना कि मुझे काम मैं नहीं कर सकूंगा, तो मैं काम नहीं कर सकूंगा तो मैं इन्वेस्टमेंट क्यों करूं? तो दिस इज द मेन रीजन कि पाकिस्तान के अंदर आज तक जो नहीं आ रहा है, उसकी एक अनफॉर्चुनेटली एक पाकिस्तान का एक है ना इमेज क्रिएट कर दिया गया है कि ये एक टेररिस्ट कंट्री है, ठीक है ना, और है ना ये वॉक कंट्री है, इसकी वॉक आर्मी है, इसकी टेररिस्ट आर्मी है, और टेररिज्म को ये फरोग देते हैं। क्योंकि इंटरनेशनल में तो आपको पता है कि हाइब्रिड वॉर है पूरी दुनिया में, वहां पर जो आप उसको चैनल्स के जरिए, खबरों के जरिए जो चीज फैलाएंगे वो लोग सुनते हैं। यहाँ पर तो वही चीज सुना और देखा और समझा जाता है जिसको फैलाया जाता है, तो ये चीज फैलाई गई है। अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा आप है ना इंटरनल आप देखो, आपको रूल कहता है कि 90 डेज के अंदर आपने इलेक्शन करा देने, आप नहीं करा रहे हो यार। पहले आप खुद ही कहते थे कि आप असेंबली तोड़ो, हम करवा देंगे दूसरे दिन इलेक्शन। बिल्कुल। अब आप फितना खान, ये खान, मैं कहता हूँ सारा सब कुछ है वो। भाई आप तो अपने ऊपर अमल करो, आप अच्छे हो ना, वो सब बुरा है। ये दहशतगर्द भी है, ये फितना भी है, ये गुंडा भी है, ये बदमाश भी है, ये सब कुछ है। मान लिया आपकी बात, आप क्या हो भाई? आप तो 90 डेज में इलेक्शन करा दो, आप नहीं करा रहे। सर क्या ये मैं और आप जो बात कर रहे हैं, क्या ये सियासी अशराफिया जो है, क्या इनको ये समझ नहीं आता कि जब तक मैं और आप बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल से कि आम आदमी भी अब ये समझने लगा है कि सियासी अनस्टेबिलिटी जो है वो पाकिस्तान में कभी भी मुआशी तौर पर स्टेबिलिटी नहीं ला सकती। तो क्या ये इन सियासी रहनुमाओं को नहीं पता? पिछले 1 साल से मैं और आप ये ड्रामा देख रहे हैं, यकीन तौर पर मीडिया कुछ दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, लेकिन सोशल मीडिया सब कुछ बता देता है कि क्या हो रहा है, क्यों हम सियासी तौर पर स्टेबल नहीं हो पा रहे, क्यों हम एक एक कदम पीछे हटकर पाकिस्तान का और इसकी मईशत का या इसकी आवाम का नहीं सोच रहे। ये क्या वजह है, इनको क्यों समझ नहीं आ रही? देखिए मैं आपको बता दे रहा हूं, हमारी जो मेंटेलिटी है ना, अभी तक हम है ना 1965 पे चल रहे हैं। जो हमारी मेंटेलिटी से मुराद हमारी नहीं, मेरी और आपकी नहीं, जो ये हमारे पॉलिटिशियन है, जो हमारे ये जो अशराफिया हैं, और ये जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, इनकी जो मेंटेलिटी है ना वो 1965 से 70 से पहले चल रही है। अभी मैं एक ग्रुप के अंदर, मेरा अपना एक ग्रुप है जिसके अंदर इंटेलेक्चुअल्स है, 250 लोग उसके अंदर है, और बड़े माने जाने पहचाने और है ना सारे ओवरसीज पाकिस्तानी है, बड़े हाई फाई किस्म के पाकिस्तानी है। उनसे यही डिस्कशन हो रही थी कि हमें पहले 1970 से 80 और 90 तक हमें जो दिखाया गया, एक चैनल होता था, जो दिखाया गया, जो बताया गया, उसके ऊपर हम बिलीव करते थे। अब है ना मीडिया का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, सोशल मीडिया का जमाना है। यहाँ पर आपसे मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे मिनट के अंदर ये बात मेरी और आपकी रिकॉर्डिंग अब पूरी दुनिया में फैल जाएगी। तो एक्सेस टू दी नॉलेज है ना वो बढ़ गई है, और ये समझते हैं कि ये जो कहेंगे वो हम मान लेंगे। आगे उनकी डिनाइल आ जाती है, उनके फैक्ट्स एंड फिगर आ जाते हैं, उनकी सारी बातें आ जाती है। तो लोग बेवकूफ नहीं रहे। मैं आपको बता देता हूँ, गांव में रहने वाला है, उसके पास भी आप है ना वाईफाई भी है, उसके बाद इंटरनेट भी है, और उसके पास एंड्रॉइड भी है। उसके बाद व्हाट्सएप में 1 मिनट के अंदर मैसेज आ जाता है भाई कि आज ये हुआ है पाकिस्तान में, ये वो सब कुछ जानते हैं। अब इकोनॉमिक्स के ऊपर पहले सिर्फ है ना, इकोनॉमी के ऊपर सिर्फ इकोनॉमिक्स बात करते थे, जो इकोनॉमिक के चैंपियन होते थे वो बात करते थे। आपको अब अगर मैं अभी स्टॉक पे बात करने का बोलूंगा, आप शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपके पास भी सारी नॉलेज आ गई है। मुझसे आप बात करेंगे, मैं स्टॉक एक्सचेंज की बात कर लूंगा, मुझसे आप बात करेंगे, मैं इकोनॉमिक की बात कर लूंगा, मुझसे आप बात करेंगे, मैं पॉलिटिक्स, डिफेंस। आप मुझे टॉपिक देंगे, 1 घंटे के बाद में वो टॉपिक प्रिपेयर करके मैं आपके साथ बात करने के काबिल हो जाऊंगा। बिल्कुल जी। वजह यह है कि हमारी एक्सेस टू नॉलेज बहुत बढ़ गई है, हमारे पास नॉलेज का जखीरा हो गया। बल्कि आप एट टाइम्स है ना, हमारे पास टाइम नहीं होता है कि हम क्या पढ़े क्या छोड़ें, तो हमारे पास तो बहुत नॉलेज है। तो ये गधे, ये स्टूपिड लोग, अभी तक इनकी मेंटेलिटी नहीं बढ़ी है। तो इनकी मेंटेलिटी जब तक वो उस लेवल पे नहीं जाएंगे
कि भाई अब वो जमाना नहीं है, आपको अब है ना, अब वो जमाना नहीं है कि आप है ना 1997 में चीफ जस्टिस को हटा दे, अब ये मंडे को जा रहे हैं, ठीक है ना। अब आप बताओ कि एक बात, अब लोग पागल तो नहीं है ना, एक न्यूट्रल आदमी हूं, मैं सोच रहा हूं कि भाई पीटीआई के कारकुनों को जाने नहीं देते। सर मैं यकीन तौर पर मैं इस बात पर जरूर आऊंगा कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होने जा रहा है इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के किरदार की बात करूंगा कि गुज़िश्ता में अगर खास तौर पर मैं एक महीने की बात करूं उसमें सुप्रीम कोर्ट ने भी नो डाउट कि हाई कोर्ट के कुछ फैसलों पर एतराज होता है, लेकिन अगर कलेक्टिवली देखा जाए तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने बड़े ही अहम तरीन फैसलों में अपने आप को बड़ा मुकद्दम साबित किया। आप समझते हैं ये बात सही है? देखिए, मैं आपको पहली बात बताऊं, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हिसाब से बहुत रेस्ट्रेंट का मुजाहरा किया है। सुप्रीम कोर्ट इज ए कस्टोडियल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान को अगर कोई डिस्क्राइब करेगा तो वो सिर्फ अदालत ही करती है। आज तक ऐसा होता है, 75 साल से ऐसा होता है। अब ये ऊपर से आ गया कि जी पार्लियामेंट इज सुप्रीम, सही है ना। अब नई चीजें और नई सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ पार्लियामेंट से अप्रूव। देखिए, आप कहते हैं ये 21 अरब रुपया इन्होंने कहा कि हमारे पास नहीं है, ठीक है। आपको पता है 17 अरब रुपए का सिर्फ सोशल मीडिया को इन्होंने जो ब्लॉक किया ना 4 दिन, उसके ऊपर 17 अरब रुपए का लॉस हुआ है। और जो डेली बाइकिया और ये जो डेली आपको पता है फूड की सर्विसेज और ये जो है ना बाइकों के ऊपर लोग बच्चे सप्लाई करते थे, उनका काम 4 दिन तक बंद रहा। वो बेचारे 500,000 रुपया रोज के कमाते थे, वो उनकी दिहाड़ियां खत्म हो गई। आप समझे आपने कितना मुल्क को नुकसान हुआ, तोड़ फोड़ अलग हो गई, बदनामी अलग हो गई। आप देखें पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान की जगह हो गई। अब आप आ रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने के अंदर किया क्या? भाई सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा रहे। आप एक बात बताओ, मैं आपके खिलाफ कंटिन्यूसली बोलता रहूं चैनल पे आकर के आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, और आप बावजूद ताकत रखने के मुझे कुछ नहीं बोल रहे, तो बहुत बड़ा रिस्ट्रेंट है। बिल्कुल आप देख लो, पिछले 1 महीने नहीं 14 महीने से आप है ना सुप्रीम कोर्ट को टारगेट किया हुआ है आप लोगों ने। ऐसा ही है, आपके बिल्कुल ऐसा ही फेवर में फैसला। देखिए, जस्टिस अतरमुल्लाह का ने वो 4-3 का उन्होंने कहानी शुरू कर दी, ठीक है ना। जस्टिस अतरमुल्लाह कल तक परसों तक इनका फेवरेट था, परसों उसने दे दिया, इमरान खान को बुला के बेल दे दी, तो अब इनका खराब हो गया। सर मीडिया में ये बातें बड़ी आम हैं, और मैं और आप वो छोटे छोटे क्लिप्स देखते हैं कि जब पिछले इन्हीं जजेस ने इसी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, को तमाम ही पीडीएम के कमोबेश तमाम ही सियासी कायदीन ने इसकी जो है बड़ी जो है तारीफें की थी और तारीफों के पुल बांधे गए थे, लेकिन आज वही कायदीन जो है वो इस पर नुक्ताचीनी कर रहे हैं। रात को 12 बजे ये बताया सुप्रीम कोर्ट किसके लिए खुली थी? कासिम सूरी के फैसले के खिलाफ। बिल्कुल। अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है और इसके फैसले को, हत्ता कि मैं आपको बता दूं, कानूनी तौर पे जो स्पीकर कौमी असेंबली की वर्डिक को चैलेंज कहीं नहीं किया जा सकता, लेकिन सुप्रीम कोर्ट खोरी गई, ठीक है, फैसला उनका रिवर्स किया गया, और उसी वक्त टाइम डेट और वक्त के साथ कहा के लिए आप है ना वोटिंग करवाओ। तो ये पगले बजा रहे थे तब, तो इनके लिए अता बंदियाल, यही जजेस थे ना, अता बंदियाल भी था, मज़ार अली नकवी साहब भी थे, मुनीपुर रहमान साहब भी थे, तो जस्टिस मुनीब भी थे। तो बात ये है कि ये सारे उस वक्त इनके फेवरेट थे। अब इनके खिलाफ फैसले आने शुरू हो गए, तो ये जजेस इनके लिए है ना ये है ना पीटीआई के मेंबर हो गए, पीटीआई के। इससे पहले कि मैं इलेक्शन का अहम तरीन टॉपिक आपसे मुझे डिस्कस करना है, लेकिन मैं एक बात यकीन तौर पर आपकी दुनिया की मईशत पर, हमारे पड़ोसी ममालिक की जो पेशकदमी है तरक्की की जानिब, उस पर भी गहरी नजर है। मैं जरूर चाहूंगा, पाकिस्तान आप समझते हैं कि इस खित्ते में, छोड़ दीजिए दुनिया को, मैं वेस्ट की तो बात ही नहीं कर रहा, ये पाकिस्तान का इस खित्ते में अब अकेला नहीं रह गया कि हमारे पड़ोसी ममालिक जो है बांग्लादेश और भारत की तो मैं बात ही नहीं करता, बांग्लादेश और अफगानिस्तान जो है वो अपने आप को मुस्तहकम करने के लिए न जाने क्या से क्या कुछ कर गए, और मैं और आप वहीं खड़े हैं। सर मैं आपको बताऊं कि बांग्लादेश तो बहुत आगे चला गया, बांग्लादेश का तो आप जिक्र ही ना करें। बांग्लादेश की एक्सपोर्ट आपसे डबल है, ठीक है, उसका रिजर्व आपसे डबल है, बांग्लादेश को तो छोड़ दे। हालांकि वहां पर फ्लड्स है ना इतने आते हैं, आपको पता है कि वो लो लेवल ट्रेन है, टेरेन है ना उसका लो लेवल है, और इतने नुकसान होते हैं, उसके बावजूद भी आप देखें कि वो इतना तरक्की कर रहा है। और मैं आपको बताऊं उनके एक्सेस भी बहुत कम है, उनके पास है ना ऑप्शंस भी उनके पास बहुत कम है। लेकिन आप देखें इन्होंने गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज के अंदर उन्होंने लेडी वर्कर्स को लेकर और स्टिचिंग यूनिट्स इतने डाल दिए, सिर्फ स्टिचिंग में इतने आगे बढ़ गए। आप देखो इंडिया की जो आईटी एक्सपोर्ट है 100 बिलियन से 200 बिलियन का इनका टारगेट हो गया। आप इंडिया को तो अभी मैच ही नहीं कर सकते, छोड़ दो। आप अगर 100 साल काम करोगे ना, 100 साल, तो भी इंडिया को नहीं पहुंच सकते हो, बड़ा मुश्किल हो जाएगा।
अभी आप छोड़ रहे, मैं आपको बताऊं, अफगानिस्तान की करेंसी आपकी करेंसी से स्ट्रांग है भाई। अफगानिस्तान की अगर मैं अभी पिछले दिनों ईद की छुट्टियों में बाकू गया यार, बाकू एक चूचा सा 1 मिलियन लोगों का मुल्क है पूरा, 1 करोड़ लोग है टोटल, नॉट 1 मिलियन, 10 मिलियन पीपल है, ठीक है ना, टोटल 1 करोड़ की आबादी है बाकू की। आप उसके बाकू के पूरे में 3-4 शहरों में गया, मुझे कचरा कहीं नहीं मिला भाई, रोड कहीं से टूटा हुआ नहीं मिला। आपने इस मुल्क को दिया किया है सब, 1947 से लेकर 2023 तक किसने क्या दिया? भुट्टो जिंदा है, नवाज शरीफ आवे ही आवे, इमरान खान आवे आवे, फला आवे आवे, ये ठीक है ना, जियाउल हक जिंदाबाद, ठीक है ना, ये सारी चीजें, बेनजीर जिंदाबाद। और भाई मुल्क का क्या हुआ? पब्लिक तो पीसती गई है ना। आप बताओ कि मैं अगर पैदा हुआ था 1 करोड़ की मालियत थी मेरी पैदा होने पे, आज वही मालियत जो मेरी 1 करोड़ उधर ही खड़ी है, और उससे है ना मैं आधी कीमत पे चला गया, आधी भी नहीं 30% पे आ गया हूं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जब मेरे फादर मरे थे उस वक्त 17 रुपए का डॉलर था, और मेरे फादर ने अगर मेरे लिए 1 लाख डॉलर छोड़ा था, तो आज मैं किधर हूं? आज तो मैं आज 5% पे हूं, जो मेरे फादर ने मेरे लिए प्रॉपर्टी छोड़ी थी उसकी। बेशक बेशक कि कहाँ हमें पस्सी की तरफ ले जाया गया। सर आखिर में इलेक्शन, क्या ये सारी पिछले हफ्ते में जो ये सारी कार्रवाइयाँ और सारे जो भी मामला मैंने और आपने देखे कि आउट ऑफ द कोर्ट जाकर, यानी कि कोर्ट के कानूनी तौर पर अपने आप को सुपीरियर समझते हुए जो गिरफ्तारियां हुई हैं, उसके बाद फिर जो रिहाई हुई है, उसमें जो डॉलर का फर्क आया, मैंने अपने इब्तिदाइये में कहा था कि सिर्फ जो 12, 13, 14 रुपए गिरफ्तारी पे बढ़े थे, वही 12, 13 रुपए रिहाई पर जो है वो कम हो गए। और डॉलर का कितना गहरा ताल्लुक है आपके सियासी मंजरनामे से। क्या आप समझते हैं कि अब इलेक्शन आपको किस अंदाज में होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 14 मई तो सर पे खड़ी है? देखिए, पहली तो बात ये, इलेक्शन का इनका मूड ही नहीं है। अगर इलेक्शन हुए तो मैं पब्लिक में रहता हूं, मेरे हिसाब से एमक्यूएम इधर से खत्म हो जाएगी, कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि यहां पर एमक्यूएम का वोट अल्ताफ हुसैन का वोट है जी। इन डिफॉल्टर्स का, और ये डिफेक्शन जिन्होंने किया इनका वोट नहीं है। नंबर 1, जेयूआई उधर से खत्म हो जाएगी, पख्तूनख्वा से खत्म हो जाएगी। हो सकता है कि वो बलूचिस्तान में कुछ सीटें ले ले, लेकिन पख्तूनख्वा में, अब केपीके में उसका कोई नहीं है। पंजाब से है ना मुस्लिम नून खत्म हो जाएगी। खत्म होने से मुराद 25 सीटें 30 सीटें जीत गई तो बहुत है, ठीक है ना, वो 60-65 सीट वाली नहीं है। अब मैं आपको डॉलर के ऊपर बात कर दूं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, इमरान खान की गिरफ्तारी से पहले, ईद से पहले मैं आपको बताऊं, डॉलर है ना 284 के अंदर कोई लेने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि आईएमएफ की डील होने वाली थी। ये मैं आखिरी रोजों की बात कर रहा हूं, बिल्कुल, ठीक है। उस वक्त 284 इंटरनेट 282 284 था, लेकिन आप बेचने जाओ तो कोई लेता नहीं था, बड़ी मुश्किल से कोई डॉलर लेता था, और है ना बेचने के लिए हर कोई तैयार होता था, ठीक है। उस वक्त मार्केट के अंदर 288 और 29, ब्लैक के अंदर 288, 289 और 90 के अंदर डॉलर बिकता था। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। बात ब्लैक में बिकता था। आप देखिए वहां पर डॉलर इन्होंने जमा किया है, उनको पता था कि आईएमएफ से इनकी डील नहीं होनी है। ये सारा मुझे तो प्री प्लान, देखिए एक आदमी को इतनी बड़ी हुकूमत, इतना बड़ा डीजी रेंजर्स, इतना बड़ा ये, क्या इन गधों को ये नहीं पता है कि जिस केस में आप गिरफ्तार कर रहे हैं वो गलत है? पहली तो बात है कि आपने एफआईआर जो है ना, आप है ना उसको जो आप उसकी इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरी शुरू करते हो 1 मई को, ठीक है। 3 मई को आपको लेटर जाता है इंक्वायरी का, 3 मई को आपको जवाब आता है, और आप 3 मई को ही उसको इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट कर देते हो। ये तो बिल्कुल फॉल्स था। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, इसके अंदर तो मलिक रियाज की सबसे पहले एफआईआर होनी चाहिए, बिल्कुल। उस 38 मेंबर्स को जो कैबिनेट ने अप्रूव दिया उनकी होनी चाहिए। और इमरान खान तो बेनिफिशियरी है ही नहीं भाई अलकायदा ट्रस्ट का, वो तो ट्रस्टी है। ट्रस्टी का क्या मतलब होता है, आप मुझे बता दो। ट्रस्टी का मतलब बेनिफिशियरी तो नहीं होता, मालिक नहीं होता वो मालिक थोड़ी होता है, वो बेनिफिशियरी नहीं होता है भाई वो। और वहां पर बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी बन गई है जो साइंस और इस्लामियात की डिग्रीज देती है, और 100% पहले स्कॉलरशिप फ्री थी, अब 80% फ्री है। तो एक बंजर जमीन जो 5 लाख रुपए एकड़ भी नहीं बिकती थी, जो 1 लाख रुपए एकड़ जमीन थी, उसको आप कह रहे 70 अरब रुपए की जमीन है भाई। 70 अरब की अगर इमरान खान ने करप्शन की है तो 50 अरब तो उधर चले गए। टोटल 50 अरब रुपए का मसला था, वो 50 अरब तो चला गया उधर। तो 50 अरब की तो करप्शन, ये झूठ भी बोलते हैं ना, देखो ना पब्लिक को क्या बेवकूफ समझा हुआ है। अगर इमरान खान, चलो हम मिसाल कहते हैं इन्होंने कोई रिश्वत ली है,
तो 50 अरब पे रिश्वत तो 1-2 अरब 5 अरब की लेंगे ना, बिल्कुल 50 अरब की तो नहीं ली ना रिश्वत। जी, तो ये तो कहते हैं इमरान खान ने 50 अरब रुपए का घपला किया। यहाँ पर बात खत्म करते, आगे चलते, आगे कोर्ट के अंदर रेंजर्स को भेज देते हैं भाई। कोर्ट के आते में आपने आज तक सुना है किसी को गिरफ्तार किया गया है? नहीं किया गया। कोर्ट रूम तोड़ा गया, दरवाजा तोड़ा गया, शीशे तोड़े गए, पीछे से लेकर भागते हुए लेकर चले गए। इनको इतनी जल्दी थी, ये सारा इन्होंने ड्रामा इसलिए किया। और फिर IMF की न्यूज आ गई कि हम है ना, आप है ना, वो हमें ना 3.7 बिलियन की आप है ना वो गारंटी दे कि आपने ना उसको मई और जून में कैसे पेमेंट करेंगे। और स्टॉक एक्सचेंज 1000 पॉइंट गिर गई, 1000 पॉइंट गिर गई। आप देखो 1.16 करोड़ रुपए का होता है, कितना नुकसान हो गया स्टॉक में। सुन ले, बहुत बड़ी बात होती है। आपको पता है यहाँ पर है ना, बड़े लोगों को तो कोई नुकसान होता नहीं है, उनकी तो होल्डिंग होती है, नीचे आएंगे फिर ये उठा लेंगे और ऊपर फिर लेकर आ जाएंगे। इन्होंने 3 दिन तक मार्केट ठोक के रख दी, 400 पॉइंट नीचे मारी, कल है ना 200 पॉइंट प्लस कर दी, परसों भी 100 पॉइंट प्लस कर दी, 100-150 पॉइंट प्लस कर दी। तो आप देखें कि इन्होंने इधर भी गेम बना दी। डॉलर है ना 310 रुपए में मिलता नहीं था, अचानक ठोका, क्या पता नहीं था। 310 में ब्लैक मार्केट में अवेलेबल नहीं था, लोग दौड़ रहे थे। गोल्ड 227 में अवेलेबल नहीं था, लोग दौड़ रहे थे सारे। गोल्ड को भी 7-8 हजार 10 हजार रुपए नीचे गिरा दिया, और है ना डॉलर को भी है ना 13 रुपए नीचे गिरा के वही 284 पे लेकर आ गए। आप समझते हैं कि इन हालात में भी जहां आवाम के लिए खाने के लिए, वहां भी ये इस किस्म की मोनोपलेट करके जिसका आपने गोल्ड का जिक्र किया, जैसे आपने, इसमें भी ये कमाई के कोई ना कोई धंधे तलाश करते रहते हैं। ये बिल्कुल, ये मेरे हिसाब से तो मेरी अपनी है ना, मेरी अपनी थिंकिंग है, ये सारा मैन्युपुलेटेड था और इसके जरिए बहुत से लोगों ने बहुत फायदा उठाया। और ये सिर्फ 1% जो अशराफिया है ना, वो ही इसमें इन्वॉल्व है। उनको सब पता होता है कि ये होने वाला है, ये सब इंफॉर्मेशन होती है उनके पास, और इन्होंने यही काम किया। ये इनको काम नहीं किया, इन्होंने शायद इस काम के अंदर जो बेनिफिट हुआ है उसका हिस्सा दिया है इन्होंने। अच्छा सर, फाइनल क्लोजिंग रिमार्क्स आपसे लेना चाहूंगा। इलेक्शन आप देख रहे हैं या नहीं? क्योंकि 14 मई सर पे आगे, मैंने पिछला सवाल किया था आपसे। नहीं, देखिए जी, जो प्लानिंग है 2019 के अंदर है ना, जब धरना दिया था ये फितना, मौलाना फितना ने उसने धरना दिया था उधर। मैं आपको बता दूं कि जनरल साहब एक मिले थे, मैं नाम नहीं लेता हूं, और चौधरी परवेज इलाही और है ना चौधरी सुजात है ना, उनसे मिले थे और उनको गारंटी दे दी थी। और भेजा हमारे है ना एक्स चीफ ने ही भेजा था कि जी आप है ना इमरान खान को हम है ना, हमारे मतलब का नहीं है, हम इसको फारिग कर देंगे। ये 2019 का, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये मौलाना फितना खुद कहता है, मौलाना फितना, मौलाना फजलुर रहमान खुद कहता है। और इस बात को है ना, आप है ना शाहिद खाकन अब्बासी ने वो एक्सेप्ट किया। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही खाकन अब्बासी ने भी कहा इसको। अब आप देखें 2019 में डिसाइड हो गया था कि इमरान खान इनके टाइप का बंदा नहीं है, ठीक है, उनको निकालना था, मौका मिला 2021 में इन्होंने निकाल दिया। अब इनकी प्लानिंग तो यही थी कि ये जब इमरान खान को निकालेंगे, ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और मैं भी नहीं कर रहा था, पूरी दुनिया एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी कि इमरान खान को इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएगा, पब्लिक बाहर आ जाएगी और उसकी पॉपुलैरिटी, जो कि महंगाई बढ़ रही थी, उसकी पॉपुलैरिटी है ना वो 37-38% से है ना वो 15-17% रह गई थी और अभी 60% पे चले गई है। और ये मैं आपको बताऊं 90% पॉपुलैरिटी, अभी ये जो इसको अरेस्ट किया ना, तो उसकी पॉपुलैरिटी फर्दर बढ़ गई है। बिल्कुल, जी जी, ऐसे हुआ। वो भी काम करते हैं ना, ये देखिए मैं आपको बताऊं, मैं अभी किसी है ना रऊफ क्लासरा साहब से है ना वो हो रही थी, तो मैंने ये वो भी यही कह रहे थे, और काशिफ अब्बासी साहब भी यही कह रहे थे कि भाई ये जो भी है ना इवेंट होता है, लकीली वो इमरान खान के फेवर में चले जाता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है, ऑटोमेटिकली चला जाता है, ऑटोमेटिकली। ये कोई प्लानिंग नहीं होती है, लेकिन उसके फेवर में चले जाता है। बहुत शुक्रिया। आप देखो, मैं आपको बता देता हूँ, अकरमुल्लाह कभी इतने ना बैड रिमार्क्स नहीं देते। आप सुन ले, मैं आपको बताऊं, ये जजिस के जो वर्डिक्स आए ना, इसके अंदर है ना एक पॉइंट है ना आग लगाया है। मरियम औरंगजेब ने जो कहा ना कि हम जजिस के घर को अब आग लगेगी, बिल्कुल, और जजिस के घर महफूज नहीं रहेंगे, इसके ऊपर सारे जजिस भरम है, मैं आपको बता दूं। बिल्कुल ऐसे ही होगा। और नो डाउट जजिस पर किसी भी किस्म की उंगली उठाना, बिल्कुल सही फरमाया सर आपने कि जजिस पर इस किस्म के रिमार्क्स पास करना, और खास तौर पे हमारे टीवी पे बैठकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ। सर वक्त की बहुत कमी है और इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में एक चीज ऐड कर दूं, कभी भी जज ये रिमार्क देता है कि ठगों ने ना सीसीटीवी भी है ना वो गायब कर दी है, ये जजिस का रिमार्क आया है। बिल्कुल बिल्कुल, और ये अहम तरीन रिमार्क है कि जज अब भरम है इनके ऊपर, बहुत बर्दाश्त से बाहर हो गए। सो नाइस ऑफ यू मेजर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे तफसीली गुफ्तगू इंशाल्लाह आइंदा किसी प्रोग्राम में करेंगे, बल्कि आपको स्टूडियो में दावत देंगे, आप आए हमारे साथ। और जिस अंदाज से एक ओवरऑल नक्शा खींचा है मेजर साहब ने, मेजर हारून रशीद साहब ने, सीनियर एनालिस्ट हैं,
कि कैसे अब मुल्क आगे बढ़ेगा जब हमने अदलिया पर उंगलियां उठाना शुरू कर दी हैं। और नो डाउट अदलिया ने, हमारी मोअज़्ज़िज़ अदलिया ने इसका नोटिस भी लिया है। अब किस अंदाज से ये एक्टिविटीज़ मज़ीद आगे बढ़ती हैं, मुल्क की सूरत हाल कहाँ तक आगे पहुँचती है, अगला हफ्ता हम सब के लिए क्या नई खुशखबरियाँ लाता है या बदखबरियों ही सुनते रहेंगे जैसे हम सुनते रहे हैं। हमारे साथ रहिएगा, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले हफ्ते में दोबारा से हाजिर होंगे और नए प्रोग्राम के साथ और नई सूरत हाल के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। जब तक के लिए आपके मेज़बान अल्ताफ़ वयानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।